Hello, good morning everyone. So let us continue our previous lecture discussion in the same topic, physical units and its special characteristics. In the previous lecture we have discussed physical quantity and types of physical quantity. So उसी लेक्चर के अंदर हमने जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की थी, इसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमने उसके लिए यूनिट भी डिफाइन करना है। अब फिजिकल यूनिट का मीनिंग क्या होगा ये हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे और उसी फिजिकल यूनिट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कि फिजिकल यूनिट कैसे होने चाहिए और हमने यूनिट एंड मेजरमेंट को कैसे इंटर रिलेटेड करना है। सो फर्स्ट वन, फिजिकल यूनिट की डेफिनेशन। फिजिकल यूनिट का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसी में से हम एक क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मास। अगर मास को हमें डिफाइन करना है, हम डेली लाइफ में मास को वहां पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्केट गए, वेजिटेबल मार्केट, वहां पे हमें डेली यूजेस के लिए हमें कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। उस वेजिटेबल्स को हम 1 kg, 2 kg, 5 kg के मेजरमेंट से यूज करते हैं। अब 1 kg मास मतलब हमें एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा अमाउंट डिफाइन करना है जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सके। मतलब हम जब मार्केट जाएंगे तो हमें ये बताना होगा 1 kg टोमेटोज या 1 kg पोटैटोज, हमें कुछ भी ऐसी सब्जी लेनी है जो जिसका अमाउंट होगा 1 kg। सो 1 kg ये एक फिजिकल, ये एक अमाउंट हो गया जिसको जो डिफाइन करेगा मास को। सो फिजिकल मास, फिजिकल यूनिट कैसा होना चाहिए? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of the same kind is called physical unit. अब फिजिकल यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा कि फिजिकल यूनिट मतलब हमारे पास ऐसा स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए जो स्टैंडर्ड अमाउंट से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फिजिकल यूनिट्स होने चाहिए। यूनिट की हेल्प से हम उस फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। मतलब नेचर में जो हमारे पास मेन जितनी भी क्वांटिटीज है उस क्वांटिटी का मेजरमेंट, इस सारी चीज हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इसके लिए हमने फिजिकल यूनिट बनाया। सो ये फिजिकल यूनिट कैसे होने चाहिए, इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सो फर्स्ट वन, इट शुड बी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने वाटर टू आइस कन्वर्जन ले लिया, वाटर टू आइस कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये चीज पूरे वर्ल्ड में एक साथ कहीं भी किसी भी प्लेस पे हो सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का आइस में कन्वर्जन। बट एक पॉइंट पे एक डाउट यहां से क्या आया कि अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर के साथ कोई चेंजेस किया, मतलब हमने एयर प्रेशर हाई कर दिया, तब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर टू आइस कन्वर्जन नहीं होगा। सो जब हमने किसी यूनिट को, किसी टेम्परेचर के यूनिट को डिफाइन किया है कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर टू आइस कन्वर्जन, तब उस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्शन ये आया कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का आइस में कन्वर्जन होता है और उसी मोमेंट पे अगर मैं प्रेशर में चेंजेस, मतलब प्रेशर की जो अमाउंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर अगर मैं कोई चेंजेस करूं तो ये डेफिनेशन हमारे 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा आइस पॉइंट है उसकी डेफिनेशन में एक चेंजेस आ सकता है। सो उसको वापस हमने क्या किया? रीडिफाइन किया, और रीडिफाइन करने के साथ उसको एक स्पेशल टर्म के साथ लिखा, वाटर टू आइस कन्वर्जन एट 0 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर। तो ये डेफिनेशन अब 0 डिग्री सेल्सियस ये आइस पॉइंट के लिए परफेक्ट रहेगी। इसलिए जब भी कोई यूनिट को डिफाइन करेंगे, इसको हमें वेल डिफाइन करना होगा विथ प्रॉपर कंडीशंस। जो फिजिकल यूनिट हमने यूज किए हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, ये फिजिकल यूनिट्स टाइम के साथ, प्लेस के साथ एंड फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। सो इट डज नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को सिलेक्ट की। अब लेंथ को अगर मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड हमने अमाउंट डिसाइड किया है, वो मीटर। अब 1 मीटर के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेजर कर लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास वुडन प्लेट है या फिर हमने एक वुडन स्टिक ले ली, उस स्टिक का एक अमाउंट देख लिया कि इतना वुडन स्टिक मतलब हमारा होगा 1 मीटर। अब इसी वुडन स्टिक से हमने सारे मेजरमेंट स्टार्ट कर दिए, लेंथ के, हाइट के, विड्थ के। अब टाइम के साथ उस वुडन स्टिक के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मॉनसून सीजन में या फिर समर सीजन के अंदर वुडन स्टिक में चेंजेस आते हैं उसके लेंथ के अंदर, तब वो हमारा जो यूनिट रहेगा, जो हमारा जो मेजरमेंट के लिए हमने जो वुडन स्टिक को सिलेक्ट की है, वो चीज वहां पे स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर हम ऐसी फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं, ऐसी फिजिकल यूनिट बनाएंगे और उसके लिए हमने जो ऑब्जेक्ट जो हमने स्केल यूज किया, वो स्केल हमारी एकदम स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो टाइम, प्लेस एंड अदर फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं हो सकती। देन इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। अब साइज की बात करेंगे तो अगर हम मास के लिए केजी, सो थर्ड वन इज इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। अब जब हम मास की बात करेंगे तो मास को हम मेजर करने के लिए किलोग्राम यूनिट यूज करेंगे। अब जब भी हम सब्जी लेने जाएंगे तो वहां पे हमें 1 केजी 500 ग्राम, 2 केजी 5 केजी के हमारे पास एक मास, एक यूनिट मिलेगा, जिस यूनिट के साथ जब हम कोई भी चीज परचेज करेंगे तो उसको बैलेंस करते हैं। अब अगर यही चीज अगर हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में हमारे पास जो नॉर्मल जो मास होंगे वो 1000 केजी, 2000 केजी, 10,000 केजी तक के मास हो सकते हैं। तो तब हमें उसको एक कन्वीनियंट साइज में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारे पास 1 केजी वाला जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया वो वहां पे कन्वीनियंट नहीं होगा। सो साइज का कन्वीनियंसी प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। जैसे हमारे डेली लाइफ में जब भी मार्केट में जाएंगे तो वेजिटेबल मार्केट के लिए हमारे पास एक छोटा साइज जो हम सारे मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, बट वही चीज अगर हमें मेजर करनी है बट लार्ज अमाउंट में, तब वो चीज हमारे पास चेंज हो सकती है। तब हमने 1000 किलोग्राम का 1 टन का एक मास सिलेक्ट किया, अब वहां पे हम मेजरमेंट करेंगे मास का तो टन के हिसाब से हम वो मेजर कर सकते हैं। सो जो स्टैंडर्ड यूनिट हम सिलेक्ट करेंगे वो कन्वीनियंट साइज में होना चाहिए। वो हमारे यूसेज पे, वो हमारे नीड के ऊपर डिपेंड करेगा, हम उस चीज को कहाँ पे, कौन सी प्लेस पे और किस नेसेसरी थिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होगा, जैसे हमने लेंथ के लिए एक मीटर स्टिक डिफाइन की है, उस मीटर स्केल का वो जो स्केल होगा वो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक सेम यूनिट होगा। मतलब जहां पे भी वो मीटर स्केल हम यूज करेंगे वो डिफाइन करेगा 1 मीटर लेंथ। वो 1 मीटर लेंथ हमने जो स्केल डिफाइन किया है, उस स्केल का प्रोडक्शन हमने एक हाई अमाउंट पे किया। जैसे वो सारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है, उस कंट्रीज में हमने वो डिवाइड किया, उसके कैपिटल में डिवाइड किया, वहां से उस चीज को वापस हमने रिप्रोड्यूस किया और सारे स्टेट के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब उस स्टेट से वापस हमने उसको रिप्रोड्यूस किया उस स्केल को, और उस स्केल को हमने डिवाइड किया सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हम जो भी स्टैंडर्ड डिवाइस यूज करने वाले हैं उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसका रिप्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे हम इसको स्टैंडर्ड स्केल को जैसे डिफाइन करेंगे तो वो स्टैंडर्ड स्केल हर जगह चेंज हो सकती है। तो इसी के लिए अगर हम एक स्टैंडर्ड स्केल को रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो स्टैंडर्ड स्केल सारी जगह पे सेम होनी चाहिए। The last one is it should be internationally acceptable। जो भी यूनिट हम डिसाइड करेंगे वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो ऐसे सारे फिजिकल यूनिट्स जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इतनी सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तभी वो फिजिकल यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो फिजिकल यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों चीज हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, जो सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई, उस फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग ग्रुप बनाए हमने। एक ग्रुप जिसके अंदर बेसिक क्वांटिटीज थी जो हमारी फंडामेंटल ग्रुप है, और जो सेकंड वन है जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक पूरा ग्रुप रहेगा, जिस डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली उसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिफाइन किया उसके यूनिट के साथ। तो सबसे पहले अर्लियर टाइम में ये यूनिट्स के लिए सिस्टम कौन सी यूज करते थे, हमने ऐसी कौन सी सिस्टम बनाए जिससे हम ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सीजीएस सिस्टम बनाई थी। ये सीजीएस सिस्टम जो फ्रेंच बेस्ड सिस्टम है, इसके अंदर लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी को सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम एंड एस मतलब सेकंड। सीजीएस सिस्टम का मतलब था उस टाइम पे हमने लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो ये सबसे पहली सिस्टम हमने हमारे डेली लाइफ के लिए और हमारे
नेचर के लिए हमने ये यूज की थी सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम से हम बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत सारे हमारे नेचर के कंपोनेंट्स का मेजरमेंट किया था। उसी कंपोनेंट को मेजर करने में जब हमें और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तब हमने इस सिस्टम को और भी इम्प्रूव किया। तो इसके साथ हमने बहुत सारे अलग अलग सिस्टम पहले से देखी, और जो लास्ट है जो फाइनल सिस्टम जिससे हम अभी आज का जो साइंस स्टडी करते हैं वो सारा एसआई सिस्टम के बेस पे होगा। तो कौन सी सिस्टम हमने कब यूज की थी और उस सिस्टम का क्या अप्रोच था, ये सारी चीज अब इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सो फर्स्ट सिस्टम विच इज फ्रेंच बेस्ड सिस्टम, जिसके अंदर हमने सीजीएस सिस्टम यूज किया था। सीजीएस जहां पे लेंथ को हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। अब इस चीज को हमने इस सिस्टम को हमने और भी इम्प्रूव की। इम्प्रूव करने के बाद हमने एफपीएस सिस्टम बनाया जो ब्रिटिश बेस पे थी। ब्रिटिशर्स ये सिस्टम यूज करते थे। सो एफपीएस के अंदर हमने देखा एफ मतलब जो लेंथ हमने मेजर की वो फुट में मेजर की, पी मतलब जहां पे मास हमने मेजर किया पाउंड में, और एस मतलब सेकंड। सो ये सेकंड सिस्टम हमने हमारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूज की थी। थर्ड सिस्टम इसके बाद और इसको इंप्रूव करने के बाद थर्ड सिस्टम आई एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम जो सबसे सक्सेसफुल सिस्टम थी, जहां पे हमने मास को और लेंथ और टाइम को अलग अलग यूनिट्स और जो सबसे प्रिफरेबल यूनिट्स थे उस टर्म में हमने उसको डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए हमने यूज किया एम मतलब मीटर। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते थे। इसके बाद के मतलब किलो, मास को हमने किलोग्राम में मेजर करना स्टार्ट किया, और उसके बाद टाइम जो सेकंड में यूज करते थे। इसके बाद और एक फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लास्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी, उसमें से जो हमने एक क्वांटिटी देखी थी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने एक सिस्टम में ऐड कर दिया, और हमने इसके बेसिस पे फोर्थ सिस्टम बनाई एमकेएसए सिस्टम, जहां पे एमकेएस जो यहां से हमने यूज किया था। एमकेएस का मतलब यहां पे लेंथ को यूज करेंगे मीटर में, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। फोर्थ था इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। तो ये सारे सिस्टम के बाद जो फ्रेंच और ब्रिटिश बेस पे थी, इसके बाद हमने इसको और भी इम्प्रूव करने के बाद लास्टली जो फ्रेंच सिस्टम जो पूरे इंटरनेशनल के लिए सिमिलर थी वो सिस्टम हमने डिफाइन की, और वो सिस्टम जिससे हम अभी तक साइंस भी स्टडी करते हैं, वो लास्ट एंड फाइनल सिस्टम थी हमारी एसआई सिस्टम। सो लास्ट वन इज एसआई सिस्टम द इंटरनेशनल। फ्रेंच नाम था, इसमें से हमने एस और आई को साइड पे रखा, और एस आई के बेस पे हमने इस सिस्टम का नाम रखा एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। सो इस सिस्टम के बेस पे हमने सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया। सो जब भी हम ये फिजिक्स अब 11th तक स्टार्ट करेंगे और 12th में या फिर फर्दर जब भी हम साइंस को स्टडी करेंगे, आपको सारे फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट्स में एसआई सिस्टम के अंदर ही यूज करने हैं। अब एसआई सिस्टम में हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए कौन से यूनिट सिलेक्ट किए हैं, वो 7 क्वांटिटीज का हम लिस्ट बनाएंगे और उसको यूनिट के साथ उसके सिंबल के साथ उसको डिफाइन करेंगे। तब आपको ये 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो हर जगह पे आपको यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखने होंगे। उस यूनिट को कौन से टर्म में कैसे टर्म में उसको डिफाइन करना चाहिए, तो ये भी हम लोग इसी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। अब एसआई सिस्टम जिसमें हमने 7 फंडामेंटल सिस्टम देखी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी, इसके लिए हमने फिजिकल यूनिट डिफाइन करेंगे, और उसी के साथ थोड़े टाइम के बाद हमने और दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो 7 क्वांटिटीज के बाद में आई, इसलिए उसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले एसआई सिस्टम की 7 बेस क्वांटिटीज जिसको हम फिजिकल यूनिट के टर्म में लिखेंगे। सो दीस आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विथ
their units and symbol. First one is length. Length is symbolized as small l and its SI unit is meter, METER, जिसका सिंबल हमने यूज किया है स्मॉल m. सिमिलरली सेकेंड वन इज मास, जिसको हमने सिंबलाइज किया है स्मॉल m से, जिसका यूनिट हमने SI यूनिट डिसाइड किया है किलोग्राम, जिसको हम सिंबल में लिख सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं K इंटू G, स्मॉल k स्मॉल g. अब ये यूनिट को अगर आपको लिखना है किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी जगह आप ये यूनिट का यूज करोगे किलोग्राम का मास के लिए, तब हम किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं 1 kg. फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 5 kg. तो ये हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट के टर्म में एक मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट को यूज किया है और इससे हमने एक फिजिकल क्वांटिटी मास को डिफाइन किया है. इसी चीज को अगर आपने लिखा m इज इक्वल टू 5 इंटू k इंटू g, तो ये सिस्टम रॉन्ग हो जाएगी. ये यूनिट हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते. m इज इक्वल टू 5 kg, तो ये भी पूरा सिस्टम रॉन्ग हो जाएगा. तो अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज करना है, तो उस स्टैंडर्ड यूनिट को उसके सिंबल के साथ स्पेसिफिक रिलेशन के साथ यूज करना होगा. एक स्पेसिफिक टेक्निक के साथ हम इस यूनिट को लिखते हैं. सिमिलरली m इज इक्वल टू 5 kg, ये भी एक सिस्टम रॉन्ग हो जाएगा. हम कहाँ पे, किस जगह पे, किस प्लेस पे स्मॉल लेटर यूज करते हैं. स्मॉल लेटर यूज करने के बाद भी कहाँ पे हमें डॉट रखना है. तो कभी भी आप कोई भी यूनिट को डिफाइन करोगे तो यूनिट के साथ बीच में डॉट नहीं रखना है, या फिर यूनिट लिखने के बाद लास्ट में भी आपको डॉट डिफाइन नहीं करना है, या फिर पूरा यूनिट आपको कैपिटल में भी नहीं लिखना है. अगर किसी यूनिट को हमें साइंटिस्ट के नेम के साथ यूज करना है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर स्केल जो केल्विन ने बनाई थी, साइंटिस्ट के नाम से इस स्केल का नाम भी हमने और इस यूनिट का नाम भी हमने केल्विन यूज किया है. अब अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर गिवन होगा 300 केल्विन, तो आप इसको 300 कैपिटल के मतलब केल्विन के टर्म में डिफाइन कर सकते हो. इसी चीज को आप T इज इक्वल टू 300 केल्विन इस तरह लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप पूरा नाम यूज करना चाहते हो साइंटिस्ट का, तब आप इसको लिख सकते हो 300 केल्विन, स्मॉल लेटर सारे. सो स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करने के लिए स्पेशल टेक्निक आपको यूज करनी होगी. एग्जाम में भी जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल्स में ये यूनिट यूज करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. जब भी यूनिट यूज करोगे इसको एक उसके स्पेसिफिक टर्म के साथ ही यूज करना है. उसके बाद थर्ड वन टाइम, जिसके लिए हमने स्मॉल t सिंबल यूज किया है, जिसका यूनिट है सेकंड, जिसको हम सिंबलाइज करेंगे स्मॉल s के साथ. देन टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के. इलेक्ट्रिक करंट साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग एम्पियर पूरा स्मॉल लेटर और सिंबल उसका कैपिटल A. देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसको हमने स्मॉल c स्मॉल d से डिफाइन किया है. द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस म्यू, जिसका हमने SI यूनिट रखा है मोल, जिसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं ये MOL से. सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको मतलब जिसके यूनिट को हम डिफाइन करेंगे एक स्पेसिफिक टेक्निक के साथ. अब इस 7 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमने थोड़े टाइम के बाद ऐसी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी मिले जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर ही एडेड है, और उसको एक अलग कैटेगरी के अंदर हमने रखा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए हमने स्पेशली ये 2 क्वांटिटी को डिफाइन किया है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. अब प्लेन एंगल जैसे हमने मैथ्स में मैथमेटिक्स में हम एंगल प्रूव करते हैं, जैसे हमारे पास ये 1 मीटर की एक लाइन होगी, ये 1 मीटर की लाइन होगी. इस दोनों लाइन को हमने ऐसे अटैच की है. अब जैसे ये 1 मीटर लाइन को हम यहाँ से चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, तब इस दोनों 1 मीटर लाइन के बीच में एक इंक्लाइनेशन क्रिएट होगा. इस इंक्लाइनेशन को हमने डिफाइन किया है एंगल के साथ, प्लेन एंगल. जो ये एंगल बनेगा वो पूरे प्लेन के लिए होगा, इसलिए इसको प्लेन एंगल हमने डिफाइन किया. इस प्लेन एंगल को अगर डिफाइन करना चाहेंगे मैथमेटिकल टर्म में, सो प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस. फॉर एग्जांपल
ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, दोनों के बीच में इंक्लिनेशन क्रिएट होगा, ये एंगल थीटा। इस दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा एक आर्क बनेगा। इसी चीज को अगर हम सर्कल के फॉर्म में देखेंगे तो सर्कल का ही एक पार्ट बचेगा। अगर पार्टिकल P1 पोजीशन पे है, आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल P2 पोजीशन के ऊपर पहुंच गया, तो P1 टू P2 कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये डिस्टेंस हम लीनियर डिस्टेंस से मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ये आर्क को मेजर करना होगा। इस आर्क को, इस ड्यूरेशन के लिए P1 टू P2 जब डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब इस ड्यूरेशन के लिए कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाला डिस्टेंस तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये उस सर्कल के लिए रेडियस बनेगा। सो इसी टर्म में अगर प्लेन एंगल को डिफाइन करेंगे तो प्लेन एंगल थीटा विच इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसके लिए हमने ऐसा यूनिट लिखा है रेडियन। सो ये ऐसा यूनिट हो गया रेडियन, और ये फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल थीटा विच इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नाउ सॉलिड एंगल। अब इसी ऐसा यूनिट में रेडियन में हमने जब भी मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री स्टडी की है, तब उसमें हमने एंगल ऑलवेज डिग्री में लिया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तब डिग्री और रेडियन के बीच में क्या डिफरेंस होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर पार्टिकल ने P1 से लेके P2 तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये पूरा एक आर्क कवर किया, अगर P1 से लेके अगेन वो P1 तक आएगा, ये पूरा आर्क कवर करेगा। इस पूरे आर्क के लिए हमने 360 डिग्री डिफाइन किया है। ये 360 डिग्री और ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कमफरेंस ट्रैवल किया, तो इसके लिए हमने यूज किया है 2 पाई। अब ये इस सर्कल की पेरीमीटर जो होगी वो 2 पाई r होगी। अब इस r की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 पाई। सो अगर 360 डिग्री होगा तो आपको इसका ऐसा यूनिट में कन्वर्जन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग ये वापस डिस्कस भी करने वाले हैं, बट अगर आपको एक चीज पता होगी कि जैसे 360 डिग्री जो हमारा ऐसा यूनिट नहीं है डिग्री, इसको अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन ये आपको याद रखना है। सो इसी से हम 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई भी लिख सकते हैं। सो यहीं से हमें 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 180, सॉरी पाई बाय 180 ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन आपको याद रखना है। जब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे हम, तब उस टाइम पे ये सारे कन्वर्जन वापस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डिग्री टू रेडियन, इसके बाद अगर आपको इसी डिग्री के साथ मिनट और सेकंड भी दिया होगा तब उसका भी कन्वर्जन हम रेडियन के अंदर देखेंगे। सो ये फर्स्ट क्वांटिटी प्लेन एंगल। नाउ द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। अब सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल में मेन डिफरेंस क्या होगा, जब भी किसी प्लेन के अंदर हमने किसी एंगल को डिफाइन किया तो उसको हमने प्लेन एंगल बताया, मतलब वो 2 डायमेंशनल एंगल होगा। जब भी हम 3 डायमेंशनल एंगल की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये कपड़ा ले लिया, इस क्लॉथ के अंदर इसने ये एक सेंट्रल पार्ट हमने सिलेक्ट किया, जिस सर्कल के लिए ये बनेगा उसका सेंट्रल पार्ट। अब यहां से हमने इसका एरिया मेजर किया 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर वाला एक क्लॉथ हमने सिलेक्ट किया। इसी क्लॉथ से अगर हमने ये चारों पॉइंट से थ्रेड को कनेक्ट किया, मतलब हमारे पास ये पूरा 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया होगा। इसी 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया के साथ हमने 4 पॉइंट को सिलेक्ट किया। ये चारों पॉइंट हमारे डायमेट्रिक पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ऊपर तो एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट लेफ्ट साइड तो एक पॉइंट राइट साइड। इसी चारों पॉइंट से हमने एक थ्रेड को टाई किया है और इस सारे चारों पॉइंट से हमने 1 मीटर की थ्रेड सिलेक्ट की। 1 मीटर वाली सारी थ्रेड एक पॉइंट के साथ हमने अटैच कर दी, तो हमें क्या दिखेगा, एक पूरा कोन टाइप स्ट्रक्चर। इसको अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू हमें कुछ
इस तरह दिखेगा ये। सो ये चारों थ्रेड के साथ इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा, मतलब हमने एक सर्कल लिया, सर्कल के चारों पॉइंट से हमने थ्रेड निकाली 1 मीटर स्केल वाली और इस पॉइंट पे उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा एरिया जो कवर होगा वो पूरा एरिया इस वाले पॉइंट के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा। सो ये पूरा एंगल हमारा जो होगा वो 3 डायमेंशनल एंगल होगा। इस 3 डायमेंशनल एंगल को हमने डिफाइन किया सॉलिड एंगल से। सो सॉलिड एंगल मतलब क्या हो जाएगा, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया उसने कवर किया पर रेडियस स्क्वायर। सो d ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर इस स्फीयर के लिए अगर हमने कोई स्फीयर ले लिया, उस स्फीयर से हमने सॉलिड एंगल मेजर करना है, ये हमारा ये पूरा जो स्पेस है, जो रेक्टेंगुलर स्पेस है, इसी को हमने अगर एक स्फीयर मान लिया और इस स्फीयर के सेंटर में हम खड़े हैं, अब यहाँ से हमें एक ऊपर वाले पॉइंट को स्टडी करना है, पूरा ये एरिया स्क्वायर एरिया, तो हम यहाँ से एक पॉइंट हमारा ऊपर जाएगा, एक पॉइंट इसके एग्जैक्ट सामने, एक पॉइंट लेफ्ट साइड और एक पॉइंट राइट साइड। सो वो चारों पॉइंट से जो हमारे साथ, जो हमारी आई के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल को आप डिफाइन करने के लिए सिंपली एक स्ट्रक्चर याद रखिए कि यहाँ से हमने एक रेडिएशन बाहर निकाला, इस पॉइंट के साथ ये पूरे रेडिएशन को मिक्सअप किया, मतलब हमें एक कॉन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर का एंगल उस पॉइंट के साथ होगा सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशन हम ये डिफाइन कर सकते हैं। सो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, अगर एरिया हमने सिलेक्ट किया स्क्वायर के लिए 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, तो ये एंगल हो जाएगा 4 पाई। सो सॉलिड एंगल ये हमारी सेकंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट होगा स्टेरेडियन। ये रेडियन और ये स्टेरेडियन, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो हमारे पास अब एसआई सिस्टम के अंदर मेनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसी के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होगी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इस सारे यूनिट और यूनिट को लिखने की जो टेक्निक होगी हमारी, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज का इंटर रिलेशन। मतलब अगर हमें एक मीटर स्केल को यूज किया है, फॉर एग्जांपल लेंथ हमने एक फिजिकल क्वांटिटी सिलेक्ट की, इसी लेंथ के साथ हमने एक मीटर स्केल डिफाइन कर ली। इस मीटर स्केल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट की लेंथ, हाइट या विड्थ मेजर कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट हमसे फार अवे डिस्टेंस पे होगा तब हमारे पास वो यूजफुल क्वांटिटी कौन सी होगी, हम इसी मीटर स्केल से वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो इसी मीटर स्केल का, इसी क्वांटिटी का इंटर कन्वर्जन करेंगे और ऐसा एक लार्ज यूनिट डिफाइन करेंगे जहां से हम एस्ट्रोनॉमिकल सारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सो ये इंटर रिलेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।